आपने क्या क्या पढ़ लिया हो कोएडिशन कंपाउंड में? आपको सबसे पहले तो हमने बताया कि कोएडिशन कंपाउंड है क्या, कहाँ से आ रहा है और कैसे पहचाना जाता है, फिर इसमें केंद्रीय धातु क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक। फिर उसके बाद में नामकरण आपने पढ़ा होगा, नामकरण पढ़े थे नहीं IPSC ने, और उसके बाद में फिर आपने समावयवता के बारे में पढ़ा होगा, उसमें कई तरह के समावयवता हैं, और आज जो आपको पढ़ना है सिद्धांत पढ़ने हैं और उनमें नेचर्स को पता करना है। तो हम एक क्वेश्चन में क्या क्या निकाल सकते हैं आज पूरी चीजों को बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा सिद्धांत को लेकर। आपके इस चैप्टर में 3 सिद्धांत आते हैं, एक बर्नर का सिद्धांत, उपसंयोजक के संबंध में सबसे पहले बर्नर ने ही दिया था। बर्नर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली थ्योरी रिप्रेजेंट किया, किसके वो संकर लवण के, या जिसको उपसंयोजक कहते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले ये बताया। दूसरे नंबर पे हमको मिला VBT, जिसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, संयोजकता आबंधन सिद्धांत। फिर मिला हमें CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमें इस चैप्टर में कितने सिद्धांत पढ़ने हैं? बर्नर ने कुछ बताया, VBT कुछ बताता है, CFT भी कुछ बताता है, इसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, बर्नर थ्योरी कहते हैं। सबसे पहले हमें बर्नर थ्योरी ही मिला था। क्वाड्रेटिक कंपाउंड में देखते हैं बर्नर ने क्या बताया हमें। ये एकदम छोटे छोटे बातों को बताए। पहला नंबर, क्वाड्रेटिक कंपाउंड में बर्नर ने पहले क्या बताया? इन्होंने बताया कि हर एक उपसंयोजक यौगिक में संकर भाग होता है। बर्नर के हिसाब से वो बातें बता रहे हैं कि हर प्रत्येक उपसंयोजक यौगिक में क्या होता है? एक संकर भाग होता है, एक कॉम्प्लेक्स भाग होता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जिसमें केंद्रीय धातु लिगेंडों से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बात तो पहले से आप जानते हो, मैंने कई बार बताया है कि संकर पार्ट जो होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है, उसमें जो लिगेंड होते हैं चारों तरफ, जो अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दिए रहते हैं, वो लोग किस बंध से जुड़े रहते हैं? उपसंयोजक बंध से। इसीलिए तो इसका नाम उपसंयोजक यौगिक रखा गया, उसी बंध के कारण इसको हम उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो बर्नर का पहला टर्म ये रहा कि प्रत्येक उपसंयोजक यौगिक में या संकर लवण में एक संकर भाग होता है, कॉम्प्लेक्स भाग होता है, वही बॉक्स वाला, जिसके अंदर केंद्रीय धातु मतलब सेंट्रल मेटल लिगेंडों द्वारा उपसंयोजक बंध द्वारा परबल रूप से जुड़े होते हैं। परबल मतलब मजबूती से बंधे होते हैं, अर्थात वो टूटेंगे नहीं। ये लाइन आपको समझ आ गई? दूसरा इन्होंने बताया कि सेंट्रल मेटल के पास 2 संयोजकता होती है, ये भी आप जानते हो। यहाँ पे लिगेंडों में अगर देखा जाए, कॉम्प्लेक्स भाग में देखा जाए, तो सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु के पास 2 संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। ऐसा हमने बताया है, ये बर्नर सब बता रहे हैं। कितने स्टेटमेंट हो गए? दोनों में क्या हुआ? पहला बता रहे हैं प्रत्येक उपसंयोजक यौगिक में संकर भाग होता है, जिसमें केंद्रीय धातु अर्थात सेंट्रल मेटल अपने चारों तरफ लिगेंडों से उपसंयोजक बंध द्वारा परबल रूप से बंधे होते हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट में स्थित सेंट्रल मेटल के पास 2 संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। तीसरा लाइन बता रहे हैं प्राथमिक संयोजकता को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यह केंद्रीय धातु पर उत्पन्न आवेश होता है, उपस्थित आवेश होता है। केंद्रीय धातु पे आवेश आ जाते हैं कि नहीं? आपने लिखा होगा इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो इस पे इतना प्लस निकालते थे कि नहीं निकालते? वो बता रहे हैं तीसरे लाइन में कि केंद्रीय धातु पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो आवेश आ जाता है उसी को प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, और इसे ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं। अगला बोले हैं चौथा लाइन कि किसी भी केंद्रीय धातु के चारों ओर
किसी भी केंद्रीय धातु के चारों ओर लिगेंडों द्वारा दिया गया लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना सब लोग, कितने लिगेंड है, जितने लिगेंड रहेंगे उतने पेयर देंगे अगर वो एक दंती है तो यहाँ पे जानना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसे मिल रहे हैं। इसे हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, या दूसरे वर्ड में इसे समन्वय संख्या भी कहा जाता है। तो क्या लाइन हो गया? चार। अब चारों ध्यान से सुन लेना। पहला, प्रत्येक उपसंयोजक में संकर भाग होता है जिसमें केंद्रीय धातु अपने चारों ओर लिगेंडों से उपसंयोजक बंध द्वारा प्रबल रूप से बंधे होते हैं। दूसरा, प्रत्येक केंद्रीय धातु दो संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तीसरा, धातु पर जितना आवेश होता है वह उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है, इसे आक्सीकरण संख्या भी कहते हैं। चौथा, धातु के चारों तरफ लिगेंड जितने होते हैं, जितने दाता परमाणु होते हैं या जितना इलेक्ट्रॉन पेयर मिला होता है उसे द्वितीय संयोजकता कहते हैं, इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। और जो इनका पांचवा स्टेटमेंट रहा, प्रत्येक केंद्रीय धातु अपने संरचना में या अपने कोषों में अक्रिय तत्वों की संरचना प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक सेंट्रल मेटल अपने संरचना को किस रूप में ले जाना चाहता है? अक्रिय तत्वों में, क्योंकि आपको पता होगा हर लोग अस्थायी होना चाह रहे हैं। अब सोडियम के बगल में कौन है? नियान 10 वाला, आपको पता होगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये लोग क्या होते हैं? अक्रिय तत्व। इनके ऑक्टेट फुल होते हैं, इनके बारकोष भरे होते हैं, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, बहुत ही अस्थायी होते हैं। और हम तत्व यही चाह रहा है। ऑक्सीजन क्या परमाणु क्रमांक 8, ये 2 लेता है, कितना कर देता है? ऑक्सीजन पे 2 माइनस 2 लेता है ना, तो कितना कर देता है? 10 को कर रहा है, क्योंकि 10 एक अस्थाई है। सोडियम के बाहर परमाणु क्रमांक 11, तो 1 निकालता है, कितना हो जाएगा? 10। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 3 लेता है, क्या हो जाएगा? 10। एल्युमिनियम का 13, 3 निकालता है, कितना हो जाएगा? हर तत्व अपने आप को अस्थायी करना चाहता है। लेकिन कैल्शियम के पास 20, तो 20 के बगल में 18 है। अब करिए वाले जानते हो ना, 2 10 18 36 54 86, यही है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। पढ़े हो ना शून्य समूह वाले, वही है। अब बताओ कैल्शियम आएगा 10 पे? नहीं, 2 निकालेगा, 18 पे आ जाएगा। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, 1 लेता है, 18 हो जाता है। लेकिन अगर आयरन की बात करो, आयरन 26 पे है, तो या तो 8 ठू निकाले तब 18 पे आ पाएगा, और या तो फिर 10 ठू ले 36 पे जा पाएगा, क्योंकि 18 के बाद 36 का नंबर है। तो ये लोग, क्योंकि इनके पास खाली जगह होता है, आयरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली जगह होते हैं, तो ये निकालेंगे या लेने काम करेंगे? मतलब लेने लगते हैं, लिगेंडों से मांगने लगते हैं, दो ठू मांग लेंगे और अपने आप को 34-35 तक पहुंचा देंगे, कभी कभी 36 तक पहुंचा देंगे। अब सोचो कि कोई भी लिगेंड से जुड़कर कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बनाता है? क्योंकि वो अपने आप को क्या बनाना चाहता है? अस्थायी करना चाहता है, इसीलिए 4 लिगेंड 6 लिगेंडों से जुड़ के बनाता है। तो बर्नर ने यही 5 बात बताया स्टार्टिंग पेज में कि हर उपसंयोजक में संकर भाग होता है जिसमें सेंट्रल मेटल या केंद्रीय धातु लिगेंडों से उपसंयोजक बल द्वारा प्रबल रूप से बंधे होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है कि प्रत्येक केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी और एक द्वितीयक संयोजकता सेकेंडरी वैलेंसी। क्या है ये? एक बताते हैं कि केंद्रीय धातु पर जितना आवेश होता है उसे हम उसकी प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, आक्सीकरण संख्या कहते हैं। लेकिन वह जितने लोन पेयरों से पाया होता है, जितने लिगेंड उसे दिए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समन्वय संख्या या द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। और लास्ट लाइन में जरूर बताएंगे कि प्रत्येक केंद्रीय धातु एक अक्रिय संरचना को प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा है, लिगेंडों को जुड़वा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट बना रहा है। तो बर्नर का नाम समझ में आ गया। अब कुछ लोग 4 लोगों को जोड़ते हैं, 4 पेयर को लेते हैं, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलेंगे? 4। जैसे आपने देखा होगा कॉपर अमोनिया को 4 मॉलिक्यूल लेके बनाता है। इस यौगिक को याद आ रहा है? नाम पढ़े होंगे, टेट्राइनो कॉपर सेकेंड सल्फेट, आईपीसी नाम, टेट्राइनो कॉपर सेकेंड सल्फेट, कुछ पढ़ा है ना? प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तुरंत नहीं होगा, हमने आपको बता दिया है। क्योंकि क्रैश कोर्स कर रहे हो बाबू तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आज तो कुल समझ में आएगा, 3 दिन बाद ये वर्णन नहीं आएगा। वर्णन आ जा रहा है ना, बोल रहे था। ये जब तक वीडियो चलता है तब तक खाली समझ में आता है, जब तक सर जी बोले या किताब खुला रहे। जैसे किताब बंद या सर जी बंद, उसे बोला तुरंत लल्लू लाल गए हो, कुछ ना है। उसके लिए बस एक ही उपाय है कि आपको ये चीजों को बार बार सुनना पड़ेगा या बार बार पढ़ना पड़ेगा। सुन पढ़ तभी पाओगे जब आपके पास मटेरियल होगा। इसीलिए हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करा रहे हैं। इन फ्यूचर आपको जब भी कभी टाइम मिले तो उसे जरूर देखा करना। YouTube देखे बढ़िया है, उसी पे खोल के खाली देख लेना, सुनोगे फिर ये बात सुनाई देगा आपको, ऐसे सुनाई देगा और फिर तुम्हें पूरी बातें याद आ जाएंगी कि हाँ इसमें ऐसे ही कहा जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं कितने पार्टीशन नंबर का है? 4। तो किसमें 4 लिगेंड है, जबकि ये कितने पार्टीशन नंबर का है? 6। आयरन कितने का बनाता है? अब हमसे आप पूछोगे सर आयरन 6 का क्यों बनाता है, कॉपर 4 का ही क्यों बनाता है? उसको जितनी जरूरत होगी उतने तो बनाएगा, क्योंकि उसको अस्थायी होने के लिए कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो 4 ही लिगेंड से बना दिया है, तो इसको ज्यादा की जरूरत नहीं होगी, तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार वो लोग लिगेंडों को जोड़ते हैं। लिगेंड होते क्या है, वो आपको बताए होंगे, ऐसे परमाणु, अणु, आयन या मूलक जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल को देकर एक उपसंयोजक बंध द्वारा बंध जाते हैं, उन्हें लिगेंड कहते हैं। वही लोग जो बीच वाले को सेंट्रल मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन ला के दिए हैं और उत्सर्जक बंध द्वारा बंधे हैं, वही क्या कहलाते हैं? लिगेंड। अब आप लिगेंड के प्रकार को भी यही 60 में जान लो। हम लोग बता दें लिगेंड कई तरह का होता है। एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड, जैसे चतुर्दंती लिगेंड है, पंचदंती लिगेंड है, लेकिन वो सब नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट क्या पढ़ लो? षष्ठदंती लिगेंड। और एक होता है स्पेशली लिगेंड के प्रकार है बाबू। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पार्ट में 2 ही लोग तो होते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट संकर भाग में 2 ही लोग होते हैं। कौन कौन? एक केंद्रीय धातु बैठा रहता है और बाकी सब लिगेंड बैठे रहते हैं। अब इसमें एक केंद्रीय धातु और बाकी सब लिगेंड, इसमें एक केंद्रीय धातु और बाकी सब लिगेंड। कॉम्प्लेक्स पार्ट में खाली 2 ही लोग, एक सेंट्रल मेटल, एक लिगेंड। केंद्रीय धातु भी पहले मिलेगा, जहां बक्सा वही पहले मिलेगा। सेंट्रल मेटल कॉपर है, आयरन है, और बाकी जो बक्से में बचे वो सब क्या हो गए? अब वो लिगेंड जो एक जिसमें एक दाता परमाणु होता है, मतलब एक परमाणु देने का काम करता है, वो क्या कहलाएगा? एक दंती लिगेंड। लेकिन ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, मतलब उसके 2 परमाणु देने का काम करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? द्विदंती लिगेंड। ऐसे जिसके 3 परमाणु देने का काम करेंगे, ऐसे लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु होता है, दाता परमाणु मतलब देने वाला परमाणु, त्रिदंती लिगेंड, जिसका नाम क्या होगा? षष्ठ माने 6 बताएंगे। ऐसे लिगेंड जिसमें 6 दाता परमाणु होते हैं, 6 दाता परमाणु होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? षष्ठदंती लिगेंड। लेकिन ये अलग है बाबू, इसको नाम याद रखना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, लेकिन इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड, उभयदंती। उभयदंती कैसे बताते हैं? ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन वह एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु से इलेक्ट्रॉन देता है। होते तो 2, लेकिन देगा खाली एक ठूस ले लो, किसमें दे पाएगा? अगर 2 है दोनों से दे रहा है तो द्विदंती, 1 है 1 से दे रहा है, एक दंती, 3 है 3 से दे रहा है, 6 है 6 से दे रहा है। लेकिन अगर 2 है और केवल 1 से दे रहा है, कुछ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जैसे अमोनिया एक दंती में आता है, वाटर एक दंती में आता है, क्लोरीन एक दंती में आता है, CN भी एक दंती में है। द्विदंती में देख लो, द्विदंती में EN आता है, EN एथिलीन टाइमिन। डबल डबल देते हैं लोग, अकेले डबल देते हैं, जो नहीं रहेंगे तो 2 मारने पड़ी, 2 देते हैं। CO3 पे 2 माइनस, डबल वाले हैं, 2 देने का काम करते हैं। C2O4 पे 2 माइनस, ये भी 2 देने का काम करते हैं। त्रिदंती में भी ऐसे है। त्रिदंती को हम स्ट्रक्चर से बना देंगे कभी, त्रिकोण का लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। हेक्सादंती में याद रखना, कई बार ऑप्शन में पूछ चुका है हेक्सादंती कौन है, तो कौन है? EDTA, कई नाम सुने थे, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट। इसमें 6 परमाणु होते हैं, ये अकेले 6 जोड़ा जाएगा। ये कहीं लिखा गया तो तू 6 लिगेंड अकेले के मानेंगे, कितना मानना पड़ेगा? 6 लिगेंड। कहीं EN लिखा है तो क्या मानोगे? 2 लिगेंड, ओके, 2 जोड़े पड़ा। अब ध्यान से बताना, ये बताओ
किस क्वाड्रेशन नंबर का? क्वाड्रेशन नंबर मतलब कितने लिगेंड दिए, कितने पेयर दिए। तो अमोनिया एक वाला है, एक टू एक के तो दिया होगा, 4 टू है तो कितना आएगा? वाटर एक वाला है, 6 लोग हुए तो 6। अगर हम लिखते हैं FeEN का होल थ्राइस 6 लोग, बताओ इसमें कितना होगा? 6 क्योंकि 3 लिगेंड ना पे हो। EN डबल वाला है, द्विदंती वाला है, एक EN 2 को देता है तो 3 टू कैंसिल देंगे 6। कहीं हम लिखते हैं क्रोमियम EDTA एक और माइनस के, इसमें बताओ कितने क्वाड्रेशन नंबर का है? ये अकेले 6 का है, ये होगा। हाँ तो कौन कितने दंती के उस हिसाब से, उभय दंती में माइंड में रखना, ये CN है और ये NO2 है। CN कभी कभी C से देता है तो C लिखा जाता है, और जब N से देता है तब मतलब यही CN जब C से देगा तो CN, और जब N से देगा तब C भी दे लेता है, N भी दे लेता है, दोनों दाता परमाणु है, लेकिन देगा कोई एक है, चाहे C दे ले तो चाहे N दे ले। C दिया तो CN लिखेंगे, N देगा तो इसमें भी अगर NO2 में N देगा तो NO2 और O देगा तो ON, ये दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन ये दाता परमाणु में फर्क है। इसमें N दे रहा है, इसमें O दे रहा है, इसमें C दे रहा है, इसमें N दे रहा है, और इसमें दोनों C भी दे सकता है, N भी दे सकता है। मतलब जिसमें 2 दाता परमाणु है लेकिन दे केवल एक रहा है, एक समय में कोई एक के देगा, चाहे C दे देगा चाहे N दे देगा। इसमें भी 2 दाता परमाणु, O भी दे सकता है, N भी दे सकता है, लेकिन देगा कोई एक, चाहे N दे देगा और चाहे O दे देगा। तो आपको समझ में आना चाहिए ऐसे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन उसमें से कोई एक दे देगा। चीजें समझ में आ रही है? बर्नर सिद्धांत क्लियर है? बर्नर की स्टेटमेंट क्या रहे हैं? बर्नर एकदम सिंपल बता रहे हैं, उपसंयोजक में संकर भाव होता है जिसमें केंद्रीय धातु लिगेंडों से प्रबल रूप से उपसंयोजक द्वारा बंधे रहते हैं। दूसरा बता रहे हैं कि केंद्रीय धातु के पास 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक और द्वितीय। अगला बता रहे हैं कि जो केंद्रीय धातु पे आवेश आएगा उसको प्राथमिक संयोजकता कहेंगे, इसे आश्रित संख्या भी कहते हैं। और अगला बता रहे हैं कि केंद्रीय धातु जितने लिगेंडों से जुड़ेगा उसे हम द्वितीय संयोजकता या समन्वय संख्या कहेंगे। और प्रत्येक केंद्रीय धातु अपने आप को अक्रिय संरचना बनाना चाहता है या अक्रिय संरचना को प्राप्त करना चाहता है, मतलब वही 36 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अच्छा कितना पूरा कर पाएंगे कैसे पता चलेगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, EAN क्लास में चला होगा तो हो सकता है उसमें हो, डिजिटल वाले में। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN आपको निकालने के लिए वहां पे बताया गया कि कैसे हम लोग पता कर पाते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन्स पाए। वहां पे बाबू आपको स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको पूरे मिलेंगे। अब आते हैं VVT, ये क्या बताता है? ये संरचना और गुणों के बारे में बताता है। किसके बारे में? संरचना और गुण के बारे में। ये कहते हैं कि VVT के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आपका कंपाउंड क्वाड्रेशन नंबर का है। हो सकता है 4 का हो सकता है 4 का ही हो सकता है 6 का हो सकता है 6 का ही हो। अलग है इसके संकर क्वाड्रेशन नंबर है, ये समन्वय संख्या। इसको दूसरे वर्ड में द्वितीयक संयोजकता भी कह सकते हो, सेकेंडरी वैलेंसी। और इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे? संकरण। कक्षा 11 में पढ़ के आए हाइड्रेशन क्या होता है? या तो 4 में sp3 मिलेगा या तो dsp2 मिलेगा, और 6 में या तो d2sp3 मिलेगा या तो d2 बाद में पहले करूं, या तो फिर d2sp3 मिलेगा। इस दोनों में फर्क है, sp3d2 और d2sp3 ये अलग अलग संकरण है। sp3 और अगर sp3 मिला तो उसकी आकृति क्या होगी, उसका संरचना कैसा होगा? वो होगा चतुष्फलकीय। और अगर ये संकरण मिला तब होगा वर्गाकार समतलीय। अगर ये दोनों रहे तो ये दोनों कंडीशन में क्या होगा? अष्टफलकीय। और इसमें भी क्या बनेगा? आपको जानना पड़ेगा ये संरचना क्या है। ये कह रहा है कि भाई जब तुम्हारा लिगेंड तैयार हो जा रहा है तो क्या ये कभी टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत बना है। अब मजबूत जब बन ही गया है तो हमें बता दो कि देखने में कैसा लगेगा, गोला लगेगा कि सर्किल लगेगा कि आदमी जैसा लगेगा कि घोड़ा जैसा लगेगा, कोई संरचना तो होगी ना उसकी, आयत के जैसा लगेगा कि घर के जैसा लगेगा। करेक्ट। हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में संकर भाग होते हैं तो संकर भाग बहुत मजबूत होते हैं, उसमें सेंट्रल मेटल और लिगेंड बहुत मजबूती से बने होते हैं। ये पानी उनी में टूटते नहीं, तो टूटते नहीं तो फिर इनकी संकड़ होगी, कुछ हाइब्रिडेशन होगा, इनकी कुछ संरचना होगी। उस संरचनाओं को पहले समझ लो चतुष्फलकीय है क्या।
चतुष्फलकीय कब मिलेगा? कितने लोग जुड़ेंगे? 4 लोग। क्वाड्रेशन नंबर 4 में चतुष्फलकीय मिलने का चांस है। चतुष्फलकीय संरचना वो संरचना होती है जब आपके सेंट्रल मेटल से परमाणु किस तरह जुड़ते हैं। ध्यान से देखना, मान लीजिए सेंट्रल मेटल है, एक इधर जुड़े एक इधर जुड़े, ध्यान से देखना, ये सेंट्रल मेटल दो जुड़ गए, एक की तरह बना है। अब देखो एक दो ऊपर जुड़ेंगे लेकिन एक इधर, अब समझ पा रहे हो कैसे जुड़ा है? ऐसे संरचना को क्या बोलते हैं? अगर ये हाइब्रिडेशन आपको मिला तो आप जान जाओगे कि चतुष्फलकीय होगा। अच्छा ये बताओ इसकी संरचना क्या होगी? कितने लिगेंड हैं? तो क्वाड्रेशन नंबर 4 का कंपाउंड है कि नहीं? कौन वाली इसकी संरचना क्या दोगे? ये दोगे कि ये दोगे? दोनों तो क्वाड्रेशन नंबर 4 का ही है। आपको पहले क्या पता करना पड़ेगा? अरे ये क्वाड्रेशन नंबर 4 का कंपाउंड नहीं है, 4 का तो पक्का है, या तो ये वाला होगा तो या तो ये वाला होगा, मतलब या तो चतुष्फलकीय होगा या तो वर्गाकार समतलीय होगा। लेकिन ये कौन वाला है ये हमें पूछ रहे हैं, बता ले जाओगे? बिना संकड़ के नहीं, उसका संकड़ निकलवाओ। अगर sp3 आ जाए तो बता देना चतुष्फलकीय, और अगर dsp2 आ जाए तो बता देना ये बिना संकड़ के नहीं होने वाला है। हाँ ये हम जानते हैं कि या तो ये होगा या तो ये। कितने क्वाड्रेशन नंबर का है? इसकी संरचना क्या होगी? हाँ या माने कहो, या तो ये दोनों की है, मतलब इसमें बिना हाइब्रिडेशन के नाम ले सकते हैं। मतलब क्वाड्रेशन नंबर 4 में तुम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि कौन वाली संरचना है, हो सकता है वो ये हो सकता है ये हो, और ये इसके संकट से क्लियर होगा। जब संकट निकाल दोगे तो जान जाओगे। लेकिन क्वाड्रेशन नंबर 6 में बिना संकट के भी हम बता सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेशन नंबर 6 का ये वाला होगा तब भी अष्टफलकीय और ये वाला होगा तो क्वाड्रेशन नंबर 6 का संरचना अष्टफलकीय ही होता है। हाँ उसकी संकट अलग अलग आएगी, वो तो निकालने पे पता चलेगा कि ये वाला कि ये वाला। हम पूछेंगे इसमें कौन वाला संकट है तो बिना निकाले नहीं जान पाओगे कि इसमें ये वाला संकट है कि ये वाला संकट है, लेकिन संरचना तो बता दोगे। बिना अष्टफलकीय ही होगा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन इसमें तो अभी ना तो संकट बता पाओगे देख के ना संरचना बता पाओगे। चतुष्फलकीय समझ में आया कौन संरचना? सेंट्रल मेटल से 4 लोग जुड़ रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, मतलब ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे, दैट इज द चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। वर्गाकार समतलीय मतलब बीच में इसमें भी 4, सेंट्रल मेटल एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, वर्गाकार समतलीय। सेंट्रल मेटल के एक इधर एक आगे और एक पीछे। ध्यान देखो, दाएं बाएं आगे पीछे, ये कौन सा संरचना है? और ये कौन वाला 4 वाला भी है? सेंट्रल मेटल एक यहाँ और एक यहाँ एक यहाँ, मतलब ऊपर वाला भी ऐसे आ रहा है और नीचे वाला भी ऐसे आ रहा है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? अष्टफलकीय मतलब 6 को जुड़ना है। सेंट्रल मेटल दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, कैसे हो गया? संरचना। तो संरचना क्या होगी, ये बातें क्लियर करने के लिए हमें ये पूरी चीजें पढ़ना होता है। और ये चीजें हमें कौन सी सिद्धांत बताती है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोग बताते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब संयोजकता आबंधन सिद्धांत के अनुसार किसी भी उपसंयोजक यौगिक के संकरण और उसकी आकृति का निर्धारण करते हैं, जिसके अनुसार क्वाड्रेशन नंबर 4 में आपके यौगिक का संकरण sp3 या dsp2 हो सकता है। यदि उसकी संकरण sp3 रही तो उसकी संरचना चतुष्फलकीय होगी, और यदि उसकी संकरण dsp2 रही तो उसकी संरचना वर्गाकार समतलीय होगी। जबकि क्वाड्रेशन नंबर 6 में संकरण sp3d2 या d2sp3 हो सकता है। sp3d2 होने पर या d2sp3 होने, दोनों स्थितियों में उसकी संरचना अष्टफलकीय होगी। ये पूरी बात आपको लिख के बताना होगा, ये चार्ट बनाना होगा, दैट इज द पीपीटी। जितना बोले हम लोग लिखित पढ़िए इसे, तो फिगर जो बनाए जब वो लिखल का जो पढ़ पे निकली इतना देख लिया तो जान जाना। ये बाबू वो लेवल है ना, नकल की बस की बात नहीं है। यहाँ तक स्कूल वाले पहुंचेंगे ही नहीं, पूरा साल, वो तो इस साल तो और नहीं पहुंचेंगे। जब पूरा साल पढ़ाते हैं तब भी नहीं पहुंच पाते हैं।
ये जानते हो आपके फर्स्ट पेपर का लास्ट चैप्टर चल रहा है, समझो क्योंकि द लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट पेपर, लास्ट तक कभी पहुंचती नहीं कोई स्कूल, तो ये सब पढ़ाया नहीं जाता है, ना तो कोई जानता है, ये टीचर भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये भी 2013 से 14 से आया है। हम 13 में इंटर दिए, 13 में सिलेबस में था ही नहीं, हम लोग के बुक में नहीं हुआ करता था। 14 से यूपी बोर्ड में पहली बार एंट्री मारा है, तो जो नए टीचर पुराने जमाने से पढ़ा रहे हैं 20 साल से, वो पढ़ के आए हैं, बूझ तो नहीं पी कि कैसा है 14 से, उसमें 2014 से आया। कभी आप ट्रायल मारोगे खाली कर उसमें दिए पढ़ावा जाएगी, उनका लिखा है, उनका बताओ था डब्बा बनाएंगे तो आप समझ जाओगे। अलग है किस्सा तो लॉकडाउन का, इसका भी फायदा उन्हें मिलेगा, यहाँ तक कि आवाजें तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी इसको सीखना टफ नहीं है बाबू, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए सीखने के लिए, जानने के लिए, और आप अगर लगातार प्रैक्टिस देते हो तो ये चीजें जैसे हमको आता है वैसे आपको भी आने लगेगा। 2 थ्योरी समझ में आ गया, बर्नर और क्लियर है। तो सीएफटी भी बता दें थोड़ा सा, कल एक प्रैक्टिकल उसमें न्यूमेरिकल लगवा देंगे कि कैसे हम निकाल रहे हैं, तो ये निकालना पड़ेगा ना, निकालने के लिए भाई थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाना चाहिए, क्योंकि विन्यास के बिना नहीं करेगा। सीएफटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये कहते हैं कि जब लिगेंडों का फॉर्मेशन होता है, लिगेंड जब सेंट्रल मेटल के पास आते हैं तो उनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 अलग अलग ऊर्जा लेवलों में टूट जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है। डी में कितने कक्षक होते हैं, हाँ कितने कक्षक होते हैं, 11 बताया भाई, 12 चीना है, एस में 1 कक्षक, टी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक, और ये पांचों कक्षक डी में होते हैं। सेंट्रल मेटल जो है उसके डी वैकेंट खाली है, डी ऑर्बिटल में खाली होते हैं कुछ जगह, तो हम बताते हैं कि सेंट्रल मेटल के केंद्रीय धातु के डी कक्षक, जो डी कक्षक है वो 2 ऊर्जा स्तरों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। 3 नीचे चला आता है और 2 किसकी उपस्थिति में, पर्पल लिगेंड की उपस्थिति में। लिगेंड भी 2 तरह के, एक पर्पल एक दुर्बल। अब पर्पल लिगेंड की उपस्थिति में हम बताते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार, पर्पल लिगेंड के होने पर केंद्रीय धातु के जो डी कक्षक हैं वे 2 अलग अलग ऊर्जा स्तरों में टूट जाते हैं, स्लिट हो जाते हैं। इसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों के वितरण में अंतर आ जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले भरा जा रहा था हुंड रूल से, अभी भी हुंड रूल से भरा जाता है, लेकिन अभी पहले क्या था, 1 1 1 1 1, तो तब फिर जोड़ा बनाते। अब पहले यहाँ 1 1 1, अब यहाँ जोड़ा बनवा लो, तब फिर इसमें आओ, तो वितरण में अंतर आया कि नहीं आया, डिस्ट्रीब्यूशन में। हम क्या बता रहे हैं, पर्पल लिगेंड की उपस्थिति में केंद्रीय धातुओं का जो डी कक्षक होता है, केंद्रीय धातुओं का जो डी कक्षक होता है वो 2 अलग अलग ऊर्जा स्तरों में टूट जाता है। इसमें एक को ईजी कहते हैं और एक को T2G कहते हैं। इसको हम बोलते हैं ईजी और इसको बोलते हैं T2G, नाम रखा गया है ईजी और T2G। 2 अलग अलग ऊर्जा स्तरों में ब्रेक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के वितरण में अंतर आ जाता है। इससे उनके चुंबकीय प्रकृति में भिन्नता मिलती है, उसका मैग्नेटिक नेचर बदल जाता है। नीचे लिखेंगे, जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं, और जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुचुंबकीय, और जिसमें नहीं होगा वो। यहाँ से हम चुंबकीय गुणों को जान जाते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, पहले हमने 3 सिद्धांत को पढ़ा, बर्नर सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें इनकी बातों को समझाओ, इसमें इनके बातों को समझाओ, और इसमें इनकी बातों को समझाओ। जो थ्योरी आती है उसको लिख सकते हो। प्रॉब्लम है कि हम जब सॉल्व क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा ये कंपाउंड में आप सब कुछ बताओ, क्या क्या बताओ, संकर्ण बताओ, संरचना बताओ, चुंबकीय प्रकृति बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे कि इसमें कौन सा संकर्ण है, कैसे निकालेंगे कि कौन सी आकृति है, कैसे पता करेंगे कि ये अनुचुंबकीय है कि, उनके थ्योरम से हम कल एक क्वेश्चन कराएंगे, 2 क्वेश्चन कराएंगे, और 2 क्वेश्चन में आप समझ जाओगे इन थ्योरीज के साथ। और कल इसका लास्ट क्लास होगा, फिर हम लोग सेकेंड पेपर के ऑरेंज में एंट्री मारेंगे। ओके।